दोस्तों, आज हम लोग हिंदी के कुछ ऐसे प्रश्नों को हल करेंगे जिनके बिहार शिक्षक भर्ती में पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस को। सबसे पहला प्रश्न है, जागना मूल रूप क्रिया का प्रथम प्रेरणार्थक रूप क्या होगा। तो हमें यहाँ पर प्रेरणार्थक रूप के बारे में पूछा गया है कि प्रेरणार्थक रूप जो है वह क्या होगा, किस क्रिया का, जागना मूल रूप क्रिया का। और कौन सा प्रेरणार्थक रूप पूछा है, प्रथम प्रेरणार्थक रूप पूछा है। तो प्रेरणार्थक रूप क्या होता है कि जिसमें कार्य खुद ना करके दूसरों को करने के लिए प्रेरित किया जाता है। तो यहाँ पर दो तरह से होता है, एक प्रथम प्रेरणार्थक रूप और एक द्वितीय प्रेरणार्थक रूप। तो यहाँ पर प्रथम प्रेरणार्थक रूप जो होगा वो जागना का, वो होगा जगाना, और जो द्वितीय प्रेरणार्थक रूप होगा वह होगा जगवाना। तो यहाँ पर हम ऑप्शंस में देखेंगे, ऑप्शन ए दिया हुआ है जगाना, ऑप्शन बी है जगवाना, ऑप्शन सी है जागवाना, ऑप्शन डी है जाग। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वह क्या हो जाएगा, जागना का मूल रूप क्रिया का प्रथम प्रेरणार्थक रूप हो जाएगा जगाना। ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, किसी कार्य को करने या होने का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। जो शब्द किसी कार्य को करने या होने का बोध कराते हैं उन्हें क्या कहते हैं। ऑप्शंस दिए गए हैं, काल, संख्या, क्रिया या विशेषण। तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं, ऐसे शब्दों को क्रिया कहा जाता है जो किसी कार्य को करने या होने का बोध कराते हैं। अगला प्रश्न, दृश्य बहुत ही मनोरम था, वाक्य के रेखांकित शब्द का विशेषण भेद बताना है। हमें मनोरम जो शब्द दिया हुआ है इसका विशेषण भेद बताना है, क्या है। ऑप्शंस दिए गए हैं, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो मनोरम शब्द है वह परिमाणवाचक विशेषण नहीं दिखा रहा है। परिमाणवाचक विशेषण जब किसी चीज़ का परिमाण बताया जाता है तब होता है, संख्यावाचक विशेषण भी यह नहीं है। यहाँ पर गुणवाचक विशेषण इसका भेद है। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, मनोरम शब्द जो है वह गुणवाचक विशेषण है। अगला प्रश्न है, कंठ का विशेषण क्या होगा। कंठ शब्द जो है यह संज्ञा शब्द है और इसका विशेषण क्या होगा। ऑप्शंस दिए गए हैं, कंठी, काठी, कंठक या कंठ। तो कंठ शब्द का विशेषण क्या बन जाएगा, कंठ। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह बहुत अच्छा लड़का है, वाक्य में वह कौन सा सर्वनाम है। यहाँ पर वह बताया गया है कि ये सर्वनाम है। हमसे पूछा है कि वह शब्द जो है ये कौन सा सर्वनाम है। तो आप सभी को पता है कि सर्वनाम के कौन कौन से भेद होते हैं, उसमें से ऑप्शंस में दिए गए हैं, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम या फिर संबंधवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पर जब वह कहा जा रहा है तो किसी निश्चित लड़के की ओर संकेत किया जा रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम। यहाँ पर वह जो है शब्द यह निश्चयवाचक सर्वनाम दिखा रहा है। अनिश्चयवाचक कब होता है, जब निश्चित नहीं होती है। जैसे कोई चीज़ हम कह रहे हैं कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कुछ चाहिए, तो यहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। निजवाचक में जहाँ स्वयं को दिखाया जाता है कि वह अपने आप यह कार्य पूरा कर लेगा तो वहाँ निजवाचक सर्वनाम होता है। यहाँ पर क्या होगा, निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम पद है। हमें इस चारों ऑप्शन में से बताना है कौन सा जो पद है वह सर्वनाम है। ऑप्शन है राधा, वह, सुंदर, विभीषण। तो राधा शब्द क्या हो जाएगा, राधा शब्द जो है यह संज्ञा है। वह शब्द क्या है, वह जो है यह सर्वनाम शब्द है। सुंदर क्या है, सुंदर सुंदर जो है ये विशेषण हो जाएगा। और विभीषण शब्द जो दिया हुआ है यहाँ पर यह संज्ञा हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर हम सही ऑप्शन क्या चुनेंगे, सर्वनाम पद कौन सा है वह है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, हथियार में कौन सी संज्ञा है। यहाँ पर हमें हथियार में जो संज्ञा शब्द है वह बताना है कि हथियार में कौन सी संज्ञा है। ऑप्शंस दिए गए हैं,
व्यक्तिवाचक संज्ञा, गुणवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा या फिर भाववाचक संज्ञा। तो हथियार में कौन सी संज्ञा है? हथियार में यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हथियार जो है किसी विशेष हथियार की बात नहीं किया जा रहा है, हथियार जो है ये एक ग्रुप को दिखा रहा है। तो यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा, एक जाति का बोध करा रहा है हथियार, तो यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। गुणवाचक संज्ञा नहीं होगा, भाववाचक भी नहीं होगा और व्यक्तिवाचक संज्ञा भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में संज्ञा के रूप में क्या प्रयोग किया गया है? यहाँ पर एक वाक्य दिया गया है और इसमें संज्ञा के रूप में क्या प्रयोग किया गया यह पूछा गया है। जो वाक्य है वह क्या है? वह इनमें से एक को जानता है। तो इसमें से हमें बताना है संज्ञा शब्द क्या, संज्ञा शब्द के रूप में क्या प्रयोग किया गया है। तो ऑप्शंस दिए गए हैं, वह, इनमें, एक। तो जब हम यहाँ पर वाक्य में किसी भी संज्ञा को रख करके देखेंगे, तो अगर हम देखें वह इनमें से, अगर हम एक को हटा दें यहाँ से तो देखेंगे किसी भी हम व्यक्ति को सूचित करें, जैसे वह इनमें से राम को जानता है, तो यहाँ पर राम संज्ञा शब्द है, तो यहाँ पर संज्ञा के रूप में क्या प्रयोग किया गया है? एक शब्द को प्रयोग किया गया है। तो इसका अर्थ, इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन डी, एक। मतलब कि यहाँ पर संज्ञा के रूप में एक शब्द को प्रयोग किया गया है। इस तरह से हम समझ सकते हैं आसानी से किसी भी संज्ञा शब्द को वहाँ पर रख करके अगर हम देखें तो। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शुद्ध है? हमें शुद्ध शब्द बताना है। ऑप्शंस है कवियित्री, कवयित्री, कवियित्री या फिर कवयित्री। तो कवयित्री जो होता है वह सही शब्द होता है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कवयित्री। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? चार ऑप्शंस दिए गए हैं, अंगना, चांद, आँख और अंक। यहाँ पर अनुस्वार और चंद्र बिंदु का प्रयोग दिया गया है कि किसमें सही प्रयोग किया गया है और शब्द को शुद्ध लिखा गया है। तो यहाँ पर हम देखेंगे अंगना शब्द जो है यह शुद्ध लिखा गया है, तो हमसे शुद्ध शब्द पूछा है, यह सही होगा। चांद शब्द का शुद्ध रूप क्या होगा? चांद में जो है यह चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है, आँख में भी चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है, तो यह गलत हो गया। अंक, अंक में क्या होता है? अंक में अनुस्वार का प्रयोग होता है, तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? अंगना। अगला प्रश्न है, माता पिता दोनों प्रसन्न थे। इस वाक्य में माता पिता के मध्य कौन सा विराम चिन्ह लगेगा? यहाँ पर विराम चिन्ह के बारे में पूछा है कि माता पिता के बीच में कौन सा विराम चिन्ह लगेगा। ऑप्शंस दिए गए हैं, अल्प विराम, अर्ध विराम, योजक चिन्ह या फिर निर्देशक चिन्ह। तो माता पिता ये दोनों जो हैं समान, मतलब द्वंद्व समास में हम यहाँ पर देखेंगे माता पिता, इसमें कौन सा समास है? यहाँ पर द्वंद्व समास है। यहाँ पर दोनों पद जो हैं वो समान हैं, तो इनके बीच में कौन सा चिन्ह लगता है? हमेशा योजक चिन्ह लगता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अल्प विराम चिन्ह कौन सा है? तो अल्प विराम चिन्ह हमें छांटना है। पहला ऑप्शन देखेंगे तो पहला ऑप्शन क्या है? यह तो लाघव चिन्ह का, यह तो लाघव चिन्ह है और इसका प्रयोग कहाँ होता है? संक्षेपीकरण में होता है। और ऑप्शन बी जो देखेंगे यह क्या है? यह अर्धविराम है, जब हमें कहीं रुकना होता है वाक्यांश के बीच में अर्धविराम हो गया। ऑप्शन सी जो देखेंगे यह क्या है? यह है अल्प विराम चिन्ह। और ऑप्शन डी जो है यह क्या है? यह पूर्ण विराम है। तो यहाँ पर हमसे प्रश्न में पूछा गया है कौन सा अल्प विराम चिन्ह है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी। यह क्या है? यह अल्प विराम चिन्ह है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है? यहाँ पर हमसे पूछा है चारों ऑप्शन में से कौन सा वर्गीकरण नहीं है प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर। पहला है ऑप्शन उत्क्षिप्त व्यंजन, बी है पार्श्विक व्यंजन, सी है सघोष व्यंजन और डी ऊष्म व्यंजन।
तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो भी उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन में कौन कौन आता है, ड़ और ड़। तो ये दोनों जो होते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन, ये प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर वर्गीकरण को नहीं दिखाते हैं। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, उत्क्षिप्त व्यंजन जो है ये प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे हम, हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियाँ कितनी हैं। हिंदी भाषा में हमें बताना है कि कुल वर्ण लिपियाँ कितनी हैं। ऑप्शंस दिए गए हैं 44, 33, 52 और 48। तो सही आंसर क्या है, हिंदी भाषा में कुल जो वर्ण लिपियाँ हैं वह कितनी हैं, 52 हैं। आई होप कि आप सभी को पता होगा कि ये 52 वर्ण लिपियाँ कौन कौन सी हैं। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नांकित में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं। हमें उन ध्वनियों को चुनना है जिनका उच्चारण कंठ की सहायता से होता है। तो कंठ में कौन सा वर्ग आता है, कंठ में क वर्ग आता है। कंठ क वर्ग जो होते हैं इनके सभी वर्णों का उच्चारण जो होता है वो कंठ से होता है। तो क वर्ग जो है ये कंठ से उच्चारित होते हैं। तो ऑप्शंस में हम देखेंगे, पहला ऑप्शन यह भी गलत हो जाएगा। इसका उच्चारण क्या होता है, प वर्ग का उच्चारण ओठ के द्वारा होता है। य र ल व ये अंतस्थ व्यंजन है और यह ऑप्शन सी सही हो जाएगा, इनका उच्चारण कंठ से होता है। और च वर्ग जो होता है इनका उच्चारण तालु के माध्यम से होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी की पहली सवाक बोलती फिल्म आलम आरा यह किस वर्ष में रिलीज हुई थी। तो यहाँ पर हमें यह भी बताया गया है कि जो पहली बोलती फिल्म थी हिंदी की वह क्या थी, आलम आरा थी और उसका रिलीज होने का वर्ष पूछा है। तो आलम आरा जो सबसे पहली बोलती फिल्म थी वह किस साल रिलीज हुई थी, 1931 में। दोस्तों तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, 1931। अगला प्रश्न है, भूले बिसरे चित्र उपन्यास के लेखक कौन हैं। ऑप्शंस दिए गए हैं राजेंद्र यादव, भगवती चरण वर्मा, यशपाल और जैनेन्द्र कुमार। तो हमें पता होगा जो भूले बिसरे चित्र उपन्यास लिखा गया है वह भगवती चरण वर्मा जी के द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे, अगला प्रश्न दिया हुआ है, अंधा युग किसकी रचना है। ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में सीधे सीधे। तो यहाँ पर हम देखेंगे ऑप्शंस दिए गए हैं, अंधा युग जो है यह गोपेश की रचना नहीं। ऑप्शन बी है धर्मवीर भारती, ऑप्शन सी है जयप्रकाश भारती, ऑप्शन डी है शैलेश मटियानी। तो अंधा युग जो है वह धर्मवीर भारती जी की रचना है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, मैया मैं नहीं माखन खायो यह पंक्ति किसने लिखी हुई है। किसके द्वारा लिखी गई है यह पंक्ति, मैया मैं नहीं माखन खायो। यह बहुत ही सब फेमस है, यह सभी को पता होगा। ऑप्शन ए है सूरदास, ऑप्शन बी रैदास, ऑप्शन सी तुलसीदास और ऑप्शन डी नंददास। तो यह जो पंक्तियां हैं यह किसके द्वारा लिखी गई हैं, यह सूरदास जी के द्वारा लिखी गई हैं, मैया मैं नहीं माखन खायो। अगला प्रश्न है, बसहि पक्षी बोलहि बहुभाखा करहि हुलास देखि के साखा। इस प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है। यहाँ पर हमें कुछ पंक्तियाँ दी हुई हैं और इन पंक्तियों के रचयिता कौन है ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन ए है तुलसीदास, ऑप्शन बी है कबीर, ऑप्शन सी है जायसी और ऑप्शन डी है रामानंद। तो यहाँ पर ये जो पंक्तियाँ लिखी हुई हैं ये पद्मावत की कुछ पंक्तियाँ हैं। बसहि पक्षी बोलहि बहुभाखा करहि हुलास देखि के साखा। तो आप सभी को पता है पद्मावत किसके द्वारा लिखी गई है, जो पद्मावत रचना है उसकी ये पंक्तियाँ हैं। और पद्मावत किसके द्वारा लिखी गई है, यह लिखी गई है मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मलिक मोहम्मद जायसी। तो इस तरह से हमने देखा कि कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हिंदी के ये सभी हैं।
कि जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं सीधे सीधे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, और आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।